हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपने चैप्टर को रिवीजन यहाँ पर देख रहे थे और हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे थे चैप्टर टिश्यू को, यानी कि ऊतक के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। अभी तक आपने बात की है प्लांट टिश्यू के बारे में। आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू के बारे में आप काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। उसमें आपने अलग अलग लोकेशन देखी है, इनका स्ट्रक्चर देखा है और इनका फंक्शन आपने यहाँ पर डिस्कस किया है। सबसे पहले जब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये चार्ट यहाँ पर लर्न करना है अच्छे से। चलिए, सबसे पहले आपको बात करनी है चार्ट की। हमने बोला कि जब हमने प्लांट टिश्यू को स्टार्ट किया था तो तब भी हमने स्टार्ट यहीं से किया था। सबसे पहले आपने चार्ट को समझा था कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि अगर आपके पास 4 या 5 या कितने भी प्रकार के आते हैं, उसके अंदर आपके पास सब हेडिंग्स भी आ रही हैं। तो अगर सब हेडिंग्स नहीं होती तब आप नॉर्मली एक साइड से पढ़ सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसकी डेफिनेशन होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसकी डेफिनेशन होती है। तो इस प्रकार से आपने क्या करना था, सीधे सीधे लर्न आप कर सकते थे। क्योंकि आपके पास सब हेडिंग भी हैं, क्योंकि आपके पास एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स भी हैं, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आपके पास आते हैं। तो जब आपको टाइप्स पढ़ने होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक लाइन डायग्राम बना लेते हैं और एक लाइन डायग्राम बना के एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप ये समझते हैं कि किसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फ्लो चार्ट के बारे में। आपने कहा 4 आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पर टिश्यू आते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर और चौथा है नर्वस। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है वो 4 प्रकार का आता है, स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, सीलेटेड और ग्रैन्युलर है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू भी आपने कहा 4 प्रकार का होता है, एरियोलर है, एडिपोज है, स्केलेटल है, फ्लूइड है। अब एरियोलर के एग्जांपल आपके पास आए हैं टेंडन और लिगामेंट, स्केलेटल के एग्जांपल आए हैं बोन एंड कार्टिलेज और फ्लूइड के एग्जांपल आए हैं ब्लड और लिम्फ, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में आप 3 प्रकार के मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डियक। और नर्वस टिश्यू में आप नर्वस टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको करना क्या है बेसिकली, देखिए, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको कवर क्या करना है। अगर आपको इतना पता है तो आप क्या करेंगे, इजिली अपने टॉपिक को समझ पाएंगे। आपको ये समझना है कि ये जो टिश्यू है, ये जो ऊतक है, इनकी संरचना किस प्रकार की है। सबसे पहले तो बेसिक आइडिया, दूसरी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर पाए जाते हैं। अब अगर आपको लोकेशन पता चलिए तो आधे से ज्यादा जो टिश्यू होते हैं उनके फंक्शन भी आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन, 3 चीजें यहाँ पर मेनली ध्यान में रखनी है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसे आप उपकला ऊतक कहते हैं। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है, सबसे पहली लाइन आपको यही बताती है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव क्यों, क्योंकि कवरिंग बनाता है, आउटरमोस्ट कवरिंग हम कहते हैं कि कवरिंग बना रहा है। कहाँ पे पाया जाता है, आपने कहा कि स्किन में पाया जाता है। आपकी जो स्किन है, स्किन को कवर कर रहा है, स्किन की कवरिंग कर रहा है, तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला कहाँ पे है, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स आपने पढ़ी हैं, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती हैं। तो आपने कहा जो आपके ब्लड वेसल्स है उन्हें कवर करता है। आपने बोला लाइनिंग ऑफ माउथ, जो आपका माउथ है, जो आपका मुख है, उसकी जो लाइनिंग होती है। अब आपने देखिए 2 चीजें आपने बोली, आपने कहा लाइनिंग होती है और कवरिंग होती है। ये हमने बात की थी, लाइनिंग और कवरिंग में क्या डिफरेंस है। कवरिंग जो आपकी बाहर से आपकी कवरिंग होती है और लाइनिंग जो कि अंदर से आपकी क्या होती है, लाइनिंग होती है, ठीक है। किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है और लंग्स एल्विलाई में, लंग्स की एल्विलाई में पाया जाता है, ठीक है। ये पता है आपको, लोकेशन पता चल गई है। नेक्स्ट हमने बात की है, आपने बोला क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं इसके। तो आपने बोला सबसे पहले तो ऑर्गन को क्या करते हैं, सेपरेट करता है, एज अ बैरियर काम कर रहा है और ऑर्गन्स को आपस में सेपरेट करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, ऑर्गन को सेपरेट करेगा। सेकंड आपने बोला कि यहाँ पर क्या है, कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये परमिएबल होगी, ठीक है। परमिएबल होगी क्यों, जो हमारी बेसिक सी रिक्वायरमेंट जैसे गैसेस एक्सचेंज हो गया है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर आपने बोला परमिएबल होती है। नेक्स्ट आपने बोला ये क्या करती है, एपिथेलियल टिश्यू रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम द टिश्यू बीनीथ देम बिकॉज ऑफ द थिन मेम्ब्रेन ओवर देम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने इसके कुछ फंक्शन पढ़े थे। अब हम बात कर रहे थे अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू आपके पास क्या आते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर अलग होगा तो फंक्शन भी अलग होगा। अब आपने कहा जैसे कि सिंपल स्क्वैमस है, तो सिंपल में जब आएगा तो आपने कहा सिंगल लेयर आती है, ठीक है। आप शेप देख लीजिए किस प्रकार का है सिंपल स्क्वैमस में। स्ट्रेटिफाइड में आपने क्या बोला,
आपने बोला बहुत सारी लेयर है। सिंपल स्क्वैमस की जब बहुत सारी लेयर आपस में हो जाएंगे तो आपके पास आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, और आपने पढ़ा था कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहाँ पे आपकी स्किन में पाया जा रहा है, ठीक है। अब आपने कहा कि स्किन में पाया जा रहा है क्योंकि एज अ बैरियर काम करेगा, क्योंकि स्किन को क्या है, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसके डायरेक्ट टच में कौन रहता है, आपकी स्किन रहती है, आपके इंटरनल ऑर्गन नहीं रहते हैं। आपकी स्किन क्या होती है, आपके बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है, डायरेक्टली रहती है। तो क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, हमने बोला था कि हमारे जो इन्वायरमेंट है वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। अगर हम जैविक की बात करें, आपने कहा कुछ बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो स्किन एज अ बैरियर काम कर रही है। आपने कहा बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, आपने कहा बहुत ज्यादा क्या है, ठंड है यहाँ पर। तो इस स्थिति में ये जो भी चीजें हैं इनसे कौन यहाँ पर डील कर रही है, आपकी स्किन डील कर रही है, क्योंकि आपकी स्किन क्या है, डायरेक्टली कांटेक्ट में है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। तो आपने बोला कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस क्या है, बहुत सारी लेयर से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बात की सिंपल क्यूबॉइडल। अब इसका जो शेप हो गया है वो क्यूबॉइड में आप देख रहे हैं, क्यूब्स आपने देखे जैसे कि आपने आइस क्यूब देखी होंगी उसी प्रकार की हैं। और स्ट्रेटिफाइड में आपने कहा बहुत सारी लेयर आ जाती हैं। कॉलमनर जो टिश्यू होता है उसमें भी क्या है, सिंपल में आपको सिर्फ एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में आपको क्या दिखाई देंगे, यहाँ पर अलग अलग कॉलम दिखाई देंगे। अब दोनों में डिफरेंस भी देखें, न्यूक्लियस का भी डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एक बार देखिए, हमने बोला हम क्या करेंगे, चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कितने प्रकार का होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने बोला स्ट्रक्चर कहाँ है और कहाँ पाया जाता है, तो उसी के साथ आपको फंक्शन भी पता चल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आपने क्या बोला, चलिए तो हम देख लेते हैं आपके पास अलग अलग प्रकार के कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू आए हैं। आपने बोला अब बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की, कॉलमनर की, सीलिएटेड कॉलमनर की, क्यूबॉइडल की और ग्रैन्युलर की, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, कैरेक्टर है, इस वाले कॉलम में कैरेक्टर है, यानी कि आप इन कॉलम के इन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस को देखेंगे, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। आपने बोला कि अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो आपने बोला दे हैव डेलिकेट सेल लाइनिंग एंड पजेस अ फ्लैट थिन स्ट्रक्चर। इनमें क्या होती है, जो सेल होती है वो डेलिकेट होती है, कोमल होती है और फ्लैट होती है, ठीक है। सिंगल लेयर आपको दिखाई दे रही है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में आपने बोला द एपिथेलियल स्क्वैमस सेल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स। जब बहुत सारी सिंपल स्क्वैमस जो टिश्यू थे वो आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस बनाया, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर तो आप देख चुके हैं जो आपकी पिछली स्लाइड थी। अब कहाँ पाए जाते हैं, आपने कहा कि अगर हम बात करें सिंपल स्क्वैमस की तो ये एल्विलाई में पाए जाएंगे। एल्विलाई कहाँ पे पाया जाएगा, आपके लंग्स में पाया जाता है, ठीक है, रेस्पिरेशन काम होता है इसका। आपने कहा बोमेन कैप्सूल और नेफ्रॉन किसके पार्ट हैं, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है, उत्सर्जन तंत्र के पार्ट हैं, ठीक है। बोमेन कैप्सूल और नेफ्रॉन आपका कहाँ पे है, जब आप किडनी की बात करेंगे तो आपने कहा कि ये कहाँ पे पाए जाएंगे, जो सिंपल स्क्वैमस है वो आपके इंटरनल ऑर्गन में पाया जा रहा है, आपके एल्विलाई में है, आपके नेफ्रॉन में है, आपके बोमेन कैप्सूल में है। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहाँ पे होगा, आपकी स्किन में होगा, इसीलिए आपने बोला थिक है, ठीक है। कैसी है, ये थिक टिश्यू आपके पास आ रहा है। अब बात कर रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। तो कॉलमनर में आपने बोला क्योंकि कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपने कहा दे आर द कॉलम लाइक शेप टिश्यू। कॉलम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस प्रकार से कॉलम जैसे आपको दिखाए गए हैं, जैसे इस प्रकार से, ठीक है, कॉलम जैसे हैं। आपने बोला कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और इंटेस्टाइन में ये क्या कार्य कर रहे हैं, आपने कहा अवशोषण का काम कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, ठीक है। अब आपने बोला यहाँ पर क्या काम हो रहा है, स्किन में आपने कहा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं हमें, ठीक है। यहाँ पर इंटेस्टाइन में आपने क्या बोला, इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब सीलिएटेड कॉलमनर में क्या होता है, आपने कहा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू विच हैव सीलिया प्रेजेंट ऑन देम। आपने बोला इस प्रकार के कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जिनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब सीलिया क्या होते हैं, देखिए आपने फ्लैजिला, सीलिया, ये स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे। तो फ्लैजिला जैसे आप बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, एक टेल जैसा संरचना होती है। सीलिया कैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से सीलिया ऐसे होते हैं। तो सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लैजिला भी क्या होता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप बात करते हैं जैसे प्रोटोजोआ, जब आप बात करते हैं उनके तो उसमें आप बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ्लैजिला की बात नहीं करेंगे, सिर्फ सीलिया की बात करेंगे। सीलिया कैसे होते हैं, कुछ बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि आपने बोला कि जब आप बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की,
तो उसमें भी आप बात करते हैं कि जो ओवम होता है, ओवम यहाँ पर क्या होता है, मूवेबल नहीं होता है। जैसे कि अगर हम मेल गैमेट की बात करें, आपने कहा मेल गैमेट में तो मूवेलिटी पाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो टेल वाला जो प्रोजेक्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपको ये देखना है कि टेल वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्लैजला होता है, सीलिया होता है, क्या होता है जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपके लिए होमवर्क में है। हमने बोला कि यहाँ पर जो ओवम होता है, जो फीमेल गैमेट होती है, उसमें मोबिलिटी नहीं पाई जा रही है। तो यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब के जो आपने कहा फिमरी होती है, तो फिमरी के में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। तो वो सीलिया में क्या होता है, इस प्रकार से राउंड जो यहाँ पे मूवमेंट होता है, इस प्रकार से आगे की ओर जाकर एम्प्यूला वाले पोर्शन में जाता है। इसी प्रकार के जो सीलिया होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है कि सीलिएटेड कॉलम में क्या होंगे और कहाँ पाए जाएंगे। नेक्स्ट आपने बोला क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल आपने बोला दे आर क्यूब शेप्ड सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाएंगे। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दोनों चीजें हो रही हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है, आपने कहा कि आपके यहाँ पर जो यूरिन में कुछ ऐसे मटेरियल आ गए हैं कि जो कि जिनकी आवश्यकता आपकी बॉडी को है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिक्रीशन भी यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने ग्रैनुलर की बात की। आपने कहा दीज आर स्पेशल ग्लैंड सेल्स दैट कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, ग्लैंड में पाए जाएंगे। ठीक है, ग्लैंडुलर से क्या होगा, ग्लैंड में पाए जाएंगे, जैसे कि स्वेट ग्लैंड इन द स्किन। और इनका फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन होगा, क्योंकि ग्लैंड से क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, एक बार आप चार्ट को देखिए और अच्छे से इसे समझिए। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। यहाँ तक देखिए, आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या जाना, आपने सबसे पहले बात की है कि इनकी संरचना कैसी है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है इनका। लेकिन आपने बात की यहाँ पे इनकी लोकेशन कहाँ है, और लोकेशन के साथ साथ आपने इनका फंक्शन देखा, कार्य देखा। तो मेनली हमने कार्य के बारे में क्या बात की है, कार्य क्या क्या इनके हो सकते हैं। आपने बोला एक तो प्रोटेक्शन है, दूसरा सिक्रीशन है, तीसरा एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, मेनली इनके ये कार्य होते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और कनेक्टिव टिश्यू को आप कहते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक कहेंगे। ठीक है, अब जैसे नाम ही क्या कर रहा है, हमें बता रहे हैं संयोजी ऊतक का मतलब क्या है, कि ये चीजों को क्या करेंगे, चीजों के संयोजन में मदद करते हैं। पढ़ ले, आपने बोला सबसे पहले आप देखेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। दे आर लूजली बाउंड सेल्स प्रेजेंट इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के बेस पे ही क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि अगर ब्लड है आपका, तो ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, तरल होता है। इसीलिए जो आपका रक्त है, रक्त के का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, आपने कहा कि वो तरल है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस मैट्रिक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो मैट्रिक्स है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। मैट्रिक्स आप क्या समझते हैं मैट्रिक्स से, आप लगा लीजिए कोई ऐसा मीडियम जिसमें टिश्यू पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा मीडियम जिसमें जो टिश्यू है वो पाए जाते हैं, और उसी मीडियम या उसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उस टिश्यू के कार्य क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे कि आपने बोला किसी का जो मैट्रिक्स है वो डेंस होता है, सघन होता है, किसी का रिजिड होता है, बहुत टफ होता है, किसी का फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, किसी का जेली जैसा होता है। ठीक है, तो आपने बोला अगर मैट्रिक्स फ्लूइड है, जेली जैसा है, तो नेचर क्या होगा, तरल होगा। आपने बोला अगर रिजिड है, मैट्रिक्स बहुत रिजिड है, टफ है, तो आपने बोला ये टिश्यू भी कैसा होगा, टफ होगा, रिजिड होगा, मोबिलिटी नहीं पाई जा रही है। अगर डेंस है, सघन है, तो जो टिश्यू है वो भी उसी प्रकार का होता है। ठीक है, अब आपने बात की डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द नेचर ऑफ मैट्रिक्स वेराइज। यही आपने बात की, आपने कहा मैट्रिक्स अलग अलग प्रकार का होता है। हर एक संयोजी ऊतक की बात हो रही है, संयोजी ऊतक में आपने अलग अलग प्रकार की बात की थी। आपने कहा इनमें क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक भी पाए जाएंगे। ठीक है, इनमें आपने बोन्स भी पढ़ने हैं, इनमें आपने टेंडन और लिगामेंट भी पढ़ने हैं। तो सबका जो नेचर है और सबके मैट्रिक्स का जो नेचर है वो अलग होगा, इसीलिए इनका फंक्शन भी अलग होगा। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको, जैसे कि आपने बोला लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कहाँ पे पाए जा रहे हैं, अंडर द स्किन। जैसे कि एडिपोज टिश्यू का डायग्राम आपको बताए गए हैं, जैसे कि ब्लड के आपको डायग्राम बताया गया है। ये है बोन, ये है कार्टिलेज, ये है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें
लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें आपको बता रखी हैं, आपको बता रहा है ये तो एक सेल है, ये है कोलेजन फाइबर, अदर फाइबर आपको दिखा रखे हैं। एडिपोज टिश्यू में आपने क्या बोला, फैट ड्रॉपलेट्स, सेल है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, ये फैट का स्टोरेज करता है, ठीक है, वसा का क्या करेगा, संग्रह करेगा। ब्लड में आपको बता रखे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स है और प्लाज्मा आपको दिखा रखी है, ठीक है। इसी प्रकार से कार्टिलेज और बोन्स का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए लोकेशन आपको अलग अलग बता रखी है, संयोजी ऊतक की लोकेशन आपको अलग अलग यहाँ पर दिखा रखी है, कौन कहाँ पे पाया जाता है। एक एक करके हम पढ़ते हैं अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। अब ब्लड किसका पार्ट है, देखिए यहाँ पर देखिए ब्लड किसका पार्ट है, तरल संयोजी ऊतक का, जिसमें आप ब्लड और लिम्फ दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे और लिम्फ पढ़ेंगे। तो आपने बोला कि जो आपका रक्त है, ठीक है, अगर आप बात करेंगे, आपने बोला जो आपका रक्त है वो क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। और आपका जो रक्त है वो किस किस चीज से मिलकर के बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन की बात हो रही है तो ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आरबीसी, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, परिवहन में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। पहले आपके पास आ गई है। सेकेंड जो आपके पास ब्लड सेल्स आती है वो है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी आपने क्या बोला, ये क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। प्लाज्मा को हटा लेते हैं, अभी सिर्फ बात करते हैं किसके बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में। इसके अलावा आपके पास आते हैं यहाँ पर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। ये आपने बात की कुछ ब्लड के बारे में, ब्लड की 3 सेल्स के बारे में, और आपने बोला कि किसका क्या क्या कार्य है। एक बार आप देखिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक है, आप बचपन से यही सारी चीजें पढ़ते चले आ रहे हैं जब आपने बात की होगी ब्लड की। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रक्त की। आपने बोला जो रक्त है वो 2 चीजों से मिलकर के बना है, यही बात हमने की है। आपने बोला एक है प्लाज्मा, पहला हमने प्लाज्मा की बात की। अब आपने बोला प्लाज्मा क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है, प्लाज्मा मैट्रिक्स होगा, और इसी प्लाज्मा में आपके क्या होंगे, ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। आपने कहा आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और ब्लड प्लेटलेट्स भी हैं, ठीक है। तो आपने बोला क्योंकि प्लाज्मा का जो नेचर है वो तरल है, इसीलिए आपका जो ब्लड होता है वो भी क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। पढ़ ले, सिंपल सी बात है। क्या क्या चीज यहाँ पर आपने बोली। अच्छा, फंक्शन के बारे में हम बात करें, आप जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है ब्लड का, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का होता है, परिवहन का होता है। आपने गैसेस एक्सचेंज में देखा है, आपने कहा फूड मटेरियल का होता है, आपने कहा जो हार्मोन्स होते हैं वो होता है, यही आपने बात की है। अब देखिए, जब आपने गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात की है तब आपने बात की है रेस्पिरेटरी सिस्टम की और सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों सिस्टम आपने पढ़े हैं, ठीक है। आपने बोला यहाँ पर आपने किसके बारे में बात की है, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा है, हार्ट की फंक्शनिंग आपने पढ़ी है। अब आपने क्या कहा, जो ब्लड है आपका वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपने पढ़ी थी, जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो कुछ चीजें आपने पढ़ी थी, कैसे सर्कुलेट होता है, कुछ स्टेप में आपने देखा। आपने बोला आपके हार्ट ने, पहला क्या होता है, आपके हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया। तो ब्लड कहाँ से गया, आपने कहा फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। यहाँ पर क्या आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जो रक्त है, रक्त कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले आपने बोला फ्रॉम
हार्ट टू ऑर्गन्स। और यहाँ पे कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन था, उसने ऑक्सीजन दिया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? अब ऑर्गन को जब ब्लड ने ऑक्सीजन प्रोवाइड की, ऑक्सीजन की सप्लाई की, तो क्या हुआ फिर बदले में ऑर्गन से क्या रिसीव किया? आपने कहा CO2 को रिसीव किया। तो फिर आपने बोला कि अब ब्लड कहाँ जाएगा? आपने बोला फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। और इस टाइम पे जो ब्लड था वो CO2 था इस ब्लड में। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? जो ब्लड है अब वो कहाँ जाएगा? आपने कहा अब ये हार्ट से लंग में जाएगा। हार्ट से कहाँ जाएगा? फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। अब लंग्स में जब गया तो इसने ऑक्सीजन को क्या किया? रिसीव किया। ऑक्सीजन को इसने रिसीव किया। अब फिर से क्या होगा? चौथे स्टेप में आपने क्या बोला? अब जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। फिर से हो गया। और जब लंग से हार्ट में गया तो फिर से ये साइकिल शुरू हो जाती है। आपने बोला ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, इसी को आप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या बोला कि ब्लड क्या कर रहा है? आपने बोला पूरी बॉडी में आपका जो ऑक्सीजन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और पूरे ऑर्गन से जो CO2 है उसे लेकर के आ रहा है और उसे क्या कर रहा है? अपने शरीर से बाहर निकाल रहा है। तो सबसे पहले फ्रॉम हार्ट टू लंग, हार्ट से ऑर्गन्स में गया पहले, फिर ऑर्गन से हार्ट में गया, फिर से ऑर्गन से कहाँ गया? हार्ट में गया, फिर हार्ट से लंग्स में चला जाता है और लंग से फिर से हार्ट में गया और फिर से ये साइकिल शुरू हुई, हार्ट से ऑर्गन में पंप करा दिया जाता है। पहला फंक्शन तो ये है। इसके अलावा आपने बात की थी किसकी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। क्या बात आपने की थी? एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे आप अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। लिख लें। ठीक है। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन। ये क्या सिक्रीट करेंगी? हार्मोन को सिक्रीट करेंगी, ठीक है। और हार्मोन को कहाँ सिक्रीट करती हैं? ब्लड में सिक्रीट करती हैं। ये क्या करेगा? ब्लड से अब ये कहाँ जाएंगे? टारगेटेड साइड में जाएंगे। टारगेट साइड आप समझते हैं, जहां पर इन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है उसे हम टारगेट साइड कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? परिवहन का काम हो रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एग्जाम्पल बताइए एंडोक्राइन ग्लैंड का, या फिर एक एग्जाम्पल बताइए हार्मोन का, तो आपने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपके ब्लड में रिलीज होता है। इसके अलावा आपने बोला कि और भी हमारे हार्मोन और भी हमारी ग्लैंड्स होती है, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्या होंगे? हार्मोन्स होंगे जो रिलीज होंगे और टारगेट साइड में जाते हैं, वहीं पर क्या करेंगे? फंक्शनिंग करेंगे। इसके अलावा आपने बोला डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड के बारे में जब आपने बात की थी तो आपने क्या पढ़ा था? ये है आपकी क्या है? विलाई है। विलाई है। यह आपकी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि छोटी आंत है आपकी। और यहाँ पर होंगे आपके ब्लड वेसल्स। ये क्या है? आपके ब्लड वेसल्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? ये आपका क्या है? डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि पाचित भोजन होगा। अब ये जो पाचित भोजन है ये एल्विलाई के द्वारा क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है और कहाँ जाएगा? आपकी ब्लड वेसल्स में जाएगा। और जब ब्लड वेसल्स में जाएगा तो ये ब्लड वेसल्स आपके सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, सारे सेल्स को क्या करेंगे? इस पाचित भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देख लिया आपने कि फंक्शन क्या क्या होते हैं ब्लड के। चलिए अब पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आपको ब्लड के बारे में क्या क्या चीजें समझाई गई हैं। चलिए, आपने बोला द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हॉर्मोन्स इन द बॉडी। सबसे पहले तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करना होगा। देयरफॉर ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो आपका रक्त होता है। अच्छा, जब भी आप संयोजी ऊतक की बात करेंगे आप मैट्रिक्स की बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आपने बोला कि जो यहाँ पे रक्त होता है उसमें एक मैट्रिक्स होता है जिसे आप प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा का नेचर क्या है? लिक्विड है, इसीलिए जो ब्लड है, ब्लड आपको क्या होता है? तरल अवस्था में दिखाई देता है।
द प्लाज्मा कंटेन रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, तीनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। द आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन पिगमेंट विच कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू। अच्छा, अब हमने बात की है किसकी, आरबीसी की। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। आपने क्या बात की है, आरबीसी की, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये बाइंड होता है ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से होगा, और ये क्या करेगा, अब ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैप्चर करता है। तो हीमोग्लोबिन किसमें है, आरबीसी में है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन को कैप्चर करता है यानी कि पकड़ता है, और अलग अलग ऑर्गन में जैसे जैसे ब्लड आगे की ओर फ्लो होता चला जाएगा ये ऑक्सीजन को देता चला जाएगा ऑर्गन को, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन को देता चला जाएगा तो ये क्या करेगा, बदले में CO2 को भी कैप्चर करता हुआ आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपको इस लाइन में यही बताया गया है कि जो आरबीसी है, आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसे आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, तो असल वर्णक भी कहते हैं आप इसे, किसे, हीमोग्लोबिन को, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा। द ब्लड सेल्स फाइट डिजीज एंड प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन इंजर्ड। अब आपको व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताया गया कि जो WBC है आपकी, वो क्या करता है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, और जो आपके ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो रुधिर का थक्का जमाने में आपकी सहायता करती हैं। द प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स इन इट। अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा क्या क्या कंटेन करता है। आपने कहा इसके अलावा प्रोटीन यहाँ पर शामिल होते हैं और कुछ हॉर्मोन्स भी यहाँ पर शामिल होते हैं। तो क्या आपने बोला, रक्त का मुख्य कार्य शरीर में गैसों, भोजन, अपशिष्ट पदार्थ और हार्मोन का परिवहन करना है, इसलिए रक्त में एक द्रव मैट्रिक्स मौजूद होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जो ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। श्वेत कोशिकाएं बीमारियों से लड़ती हैं और चोट लगने पर प्लेटलेट्स आपका क्या जमाती हैं, थक्का जमाती हैं। प्लस प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन और हॉर्मोन्स भी शामिल होते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आपने पहला संयोजी ऊतक पढ़ लिया है, दैट इज ब्लड। एक बार आप अच्छे से इसे रीड कर लीजिए। चलिए, तो आपने जो तरल संयोजी ऊतक पढ़ा था, एक तो आपने रक्त की बात की थी और दूसरा आपने बात की थी किसकी, लिम्फ के बारे में, ठीक है। लिम्फ को आप क्या कहते हैं, ओलंपियाड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिम्फ का, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है लिम्फ के बारे में। तो आपको करना क्या है, लिम्फ के बारे में एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे कि लिम्फ होता क्या है, ठीक है। एक बार आप लिम्फ के बारे में घर से पढ़ के लेके आएंगे कि लिम्फ होता क्या है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में, लिम्फ कैसे बनता है, लिम्फ के कार्य क्या होते हैं और लिम्फ कहाँ पाया जाता है। तो इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।